दोस्तों दुनिया में बहुत सी ऐसी रहस्यमय चीजें और घटनाएं हैं जो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, जैसे कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन पे आखिर जीसस क्राइस्ट की डेड बॉडी के निशान कैसे आए, और क्या तुतनखामुन का खंजर अंतरिक्ष से आया था, क्यों उसने वैज्ञानिकों को 100 साल तक यह मानने में मजबूर कर दिया कि यह खंजर इस दुनिया का है ही नहीं, और सॉर्डर फैमिली के बच्चे आखिर रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हो गए, क्या पॉल के सिस्टर्स का सच में पुनर्जन्म हुआ था, आखिर ज़ोडिएक किलर कौन था, और क्यों इस कोड को आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। ऐसे कुछ मिस्ट्रीज आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के आखिर तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6, क्या पोलक सिस्टर्स पुनर्जन्म को सच साबित करती हैं? क्या आपको लगता है कि कोई मरने के बाद दोबारा जन्म ले सकता है? अगर आप डाउट में हैं, तो आज हम आपको ऐसी बहनों की कहानी बताने जा रहे हैं जो इस बात को सच साबित करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ा देगी कि पुनर्जन्म होता है। दोस्तों मैं 1957 में चर्च जाते वक्त एक कार एक्सीडेंट में 3 बच्चों की मौत हो जाती है, जिसमें से एक 9 साल का लड़का था और 11 साल की 2 सगी बहनें। अपने बच्चों की मौत से पोलक फैमिली पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन इस घटना के 3 साल बाद पोलक फैमिली में ही 2 जुड़वा लड़कियों का जन्म हुआ। पोलक फैमिली अपनी बच्चों के एक्सीडेंट में खोने के बाद इन लड़कियों के जन्म से बहुत खुश थी, लेकिन जब ये लड़कियां 4 साल की हुई तो वो अपनी 4-5 साल पुरानी बातें याद करने लगी, जो पोलक फैमिली की उन 2 मरी हुई बेटियों को पता थी। वो उस स्कूल की बातें कर रही थी जहां वो कभी गई ही नहीं थी, लेकिन जिसमें उनकी मरी हुई बेटियां जाया करती थी। इसके अलावा उन दोनों जुड़वा बहनों को कार और रोड से बहुत डर लगता था। जब पोलक फैमिली ने इन लड़कियों को अपनी मरी हुई बेटियों के खिलौने दिए, तो वो जुड़वा बहनें इन खिलौनों से ठीक वैसे ही खेल रही थी जैसे उनकी मरी हुई बेटियां खेला करती थी। और यह शक यकीन में तब बदला जब उनकी एक बेटी ने अपनी दूसरी बहन के गोद में सिर रखा हुआ था और दूसरी बहन बोल रही थी कि देखो तुम्हारी आंख से खून आ रहा है और यही तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद पोलक फैमिली को भरोसा हो गया था कि ये उनकी मरी हुई बेटियां ही हैं जिनका पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म की यह घटना वाकई किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि इन लड़कियों का जन्म उसी घर और उन्हीं माता पिता से हुआ था। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक इत्तेफाक ही है और इसके अलावा कुछ और नहीं है। वैसे आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 5, दोस्तों श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक 14 फुट लंबा लिनिन का कपड़ा है, लेकिन इस कपड़े में कुछ खास है जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। दरअसल इस 14 फुट लंबे कपड़े पर एक आदमी का प्रिंट बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये प्रिंट जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह का है, क्योंकि इस कपड़े पर बने हुए प्रिंट पर ठीक वैसे ही बॉडी और घाव के निशान हैं जैसे यीशु मसीह की डेथ से पहले उनके शरीर पर लगे हुए थे। ये कहा जाता है कि जब यीशु मसीह की डेथ हुई थी तो उन्हें इसी कपड़े में लगाया गया, तो उन्हें इसी कपड़े में लपेटा गया था, तभी से यह निशान इस कपड़े पर मौजूद है। इस कपड़े को पहली बार 1354 में एक मशहूर योद्धा जफराय द चीनी के पास देखा गया था, जिसके बाद इस कपड़े को 1578 में ट्यूरिन के कैथेड्रल चर्च में रखा गया था और तभी से इसे श्राउड ऑफ ट्यूरिन कहते हैं। वैसे इस कपड़े को लेकर बहुत सी कहानियां हैं, जिसमें से एक ये है कि जब रोमन्स ने जीसस को क्रूसिफिकेशन किया था, कि जब जीसस की डेथ हुई थी तो उनकी बॉडी को एक लेनिन के कपड़े में लपेट कर दफना दिया गया था। लेकिन इस घटना के सबसे हैरानी की बात यह थी कि जीसस को दफनाने के 3 दिन बाद जब मकबरे का निरीक्षण किया गया तो उनकी बॉडी वहाँ नहीं थी। वहाँ पर वह सिर्फ लेनिन का कपड़ा मौजूद था जिसमें जीसस को लपेटा गया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये श्राउड ऑफ ट्यूरिन वही लेनिन का कपड़ा है जिसमें जीसस को लपेटा गया था। अब तक इस कपड़े की बहुत सी रिसर्च की जा चुकी है। रिसर्च में पता चला है कि इस कपड़े पर कुछ लैटिन और ग्रीक भाषा के वर्ड्स लिखे हुए थे, जिससे यह पक्का हो गया था कि यह कपड़ा 2000 साल पुराना है। लेकिन जब इस कपड़े की कार्बन डेटिंग चेक की गई तो पता चला कि यह कपड़ा 1200 या 1300 ईस्वी का है, जिससे इस कपड़े का जीसस से कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा था और तभी से यह श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, आखिर सॉर्डर चिल्ड्रन कहाँ है? सॉर्डर फैमिली की मिस्ट्री 1945 में क्रिसमस से पहले की रात को शुरू हुई थी। सॉर्डर फैमिली यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्ट वर्जीनिया में एक छोटे से टाउन फैटविल में रहा करती थी। इस फैमिली में जॉर्ज सॉर्डर और जेनी सॉर्डर अपने 10 बच्चों के साथ रहते थे। जब सॉर्डर फैमिली को घर में आग लगने का एहसास हुआ तो वो सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे। जॉर्ज ने बाहर देखा कि उनके 5 बच्चे अभी भी बाहर नहीं आए हैं। वहीं घर को पूरी तरह से आग की लपेटों ने घेर लिया था। जॉर्ज ने बच्चों को बचाने के लिए सीढ़ी ढूंढी, लेकिन उस वक्त सीढ़ी गायब थी और उन्हें वो नहीं मिली। जॉर्ज ने सोचा कि अपने ट्रक्स के ऊपर चढ़कर अपने बच्चों को खिड़की से बचा लूं, लेकिन उस वक्त उनका एक भी ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। और तो और जब जॉर्ज ने आग को बुझाने के लिए पानी ढूंढा तो सारा पानी उन्हें बर्फ में जमा हुआ मिला।
जब जॉर्ज के पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाने की कोशिश की तो किसी का भी फोन काम नहीं कर रहा था। आखिरकार घर ऐसे ही सुबह तक जलता रहा। 25 दिसंबर की सुबह जब पुलिस सॉर्डर फैमिली के घर पहुंची तो वहां जॉर्ज के 5 बच्चे या उनकी बॉडीज और लाश नहीं थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि उस एरिया की सभी टेलीफोन लाइंस कटी हुई थी। जेनी यानी बच्चों की मां से पूछताछ करने पर पता चला कि रात को आग लगने से ठीक 1 घंटे पहले किसी ने उनके घर पर फोन किया था, लेकिन जेनी ने उस वक्त उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया था। और इन्वेस्टिगेशन होने पर पता चला कि एक अनजान आदमी को बहुत दिनों से जॉर्ज के घर के बाहर देखा जा रहा था, लेकिन उस आदमी और सॉर्डर फैमिली के बच्चों का आज तक कुछ पता नहीं चला। सॉर्डर फैमिली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए हर कोशिशें की, लेकिन वह हमेशा नाकामयाब ही हुए। पता नहीं आखिर वह बच्चे कहाँ गायब हो गए थे और क्या उस अनजान आदमी का इससे कुछ लेना देना भी था या वह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। यह आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 3 दोस्तों, तुतनखामुन फारोन्स एंशिएंट इजिप्ट के राजाओं को कहा जाता था और तुतनखामुन फेरोन्स डायनेस्टी का आखिरी राजा था, जिसे किंग तुत के नाम से भी जाना जाता है। तुतनखामुन की मम्मी पहली बार 1922 में इजिप्ट में मिली थी। तुतनखामुन की मम्मी असल में 3 ताबूतों के अंदर दफन थी और जब तुतनखामुन की मम्मी को खोला गया तो उसके गले में एक ताबीज पहना हुआ था और उनकी पूरी मम्मी सोने से बने हुए गहनों से ढकी हुई थी। साथ ही उसकी मम्मी के साथ 2 खंजर भी मिले थे, जिसे पहली बार देखने में लगा कि इनमें से एक खंजर लोहे का था और दूसरा खंजर सोने का था। लेकिन कहानी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पिछली हुई कुछ रिसर्च की इमेजेस से पता चला कि यह खंजर असल में लोहे का नहीं बल्कि इसमें किसी मेटेराइड के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होगा। एक स्टडी के मुताबिक जिस तरह का निकल इन खंजर को बनाने में इस्तेमाल किया गया है वो निकल अर्थ पर ओरिजिनेट यानी उत्पन्न ही नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि ये खंजर तुतनखामुन को दूसरी दुनिया के लोग दिया होगा। यही वजह है कि आज तक यह पता लगाना नामुमकिन है कि आखिर तुतनखामुन का खंजर किसने बनाया होगा और इस खंजर को बनाने के लिए मटेरियल उन्हें कहां से मिला होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त कोई मीटियोर अर्थ पर गिरा हो जिससे इस खंजर को बनाया गया होगा, या उस वक्त भी लोग स्पेस में जाते हो, कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यह खंजर आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 2 जोडियक किलर की मिस्ट्री असल में 2 दिसंबर 1968 में शुरू हुई थी। 20 दिसंबर 1968 से लेकर 11 अक्टूबर 1969 तक सैन फ्रांसिस्को एरिया में लगभग 5 लोगों का मर्डर हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी मर्डर को एक तरह से किया गया था। सबसे पहला मर्डर 2 टीनएजर्स का हुआ था जिन्हें उनकी कार के अंदर गोली मार दी गई थी। दूसरा मर्डर 4 जुलाई 1969 को डार्ली फेरिन और माइक मचाओ का हुआ था, लेकिन माइक इस अटैक से बच गए थे। जिसके बाद एक आदमी ने पुलिस को कॉल करके दोनों मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जिसके बाद 1 अगस्त को किलर ने अलग अलग न्यूज़पेपर को लेटर भेजकर मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इस खबर को पेपर में छापने की डिमांड की और इस लेटर में ही किलर ने अपना नाम जोडियक बताया था। लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह लेटर एक झूठ था। जिसके बाद 27 सितंबर को एक और मर्डर हुआ और इसके बाद 11 अक्टूबर को एक कैब ड्राइवर का मर्डर हुआ जिसको 3 बच्चों ने अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन उस वक्त किलर का चेहरा ढका हुआ था और केस आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 1 शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट। इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कहते हैं। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस मॉन्यूमेंट पर निकोलस बुसान की पेंटिंग बनी हुई है जिसे द आर्केडियम शेफर्ड्स कहते हैं। इस मॉन्यूमेंट के नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। इवन मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड को डिकोड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी इसे डिकोड नहीं कर पाए। बहुत से थ्योरिस्ट का मानना है कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो ये हमें द होली ग्रिल तक ले जा सकता है। खैर 2 सेंचुरी बीतने के बाद भी इस कोड को कोई डिकोड नहीं कर पाया है। इसे दुनिया का सबसे मुश्किल कोड और मिस्ट्री माना जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ अनसॉल्व मिस्ट्री। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि हमारी फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके।